हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज हम बात करेंगे हमारे फरवरी के इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की। आपकी कुछ दिनों 2-3 दिन हम क्लास नहीं ले पाए। उसका रीज़न ये था कि हम बेंगलोर ऑफिस पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर 1-2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई। पर अब आपको क्लासेस जैसे मिल रही थी बिल्कुल वैसे ही आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ साथ कुछ और इनोवेटिव तरीके से हमने प्लानिंग की है। खासकर बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि साइंस की एनसीईआरटी करवाई जाए, तो साइंस की एनसीईआरटी भी हम करवाएंगे और मैराथन क्लासेस के थ्रू से ख़त्म करेंगे, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपके फरवरी 2019 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आई हैव ए 5 years प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। आई ऑल्सो अपियर 2 times यूपीएससी इंटरव्यू एंड 4 times यूपीएससी मेंस एग्जाम, एंड आई ऑल्सो क्वालिफाइड आरएएस एग्जाम। हमारी क्लासेस का टाइमिंग वही रहेगा, 10:30, 12 PM एंड 10 PM। अनअकैडमी नॉट ओनली द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, बल्कि यहाँ पर आपको लाइव टेल क्विजेज होते हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल है, अनलिमिटेड आप एक्सेस प्राप्त कर सकते हो, और इंडिया के बेस्ट 80+ टीचर्स से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और टोटल आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारा सिलेबस कवर होगा, और बहुत ही इनोवेटिव मेथड से यहाँ आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारा पूरा एक मेन उद्देश्य है, एक मेन लक्ष्य है कि आपके हिंदी मीडियम के रिजल्ट्स को हमें वापस सुधारना है। तो इसी वचन के साथ, इसी प्रतिबद्धता के साथ में हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप अनअकैडमी पर कंप्लीट कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, और यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। 1 year सब्सक्रिप्शन आप ले पाएंगे 40,000 पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका 2 year सब्सक्रिप्शन। 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। पूरा 75% आपको डिस्काउंट यहाँ पर 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर मिल रहा है। 48,000 में आप 2 years का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसमें भी तुम्हारे लिए एक और फ़ायदा है, और वो है SS लाइव रेफरल कोड। आप क्या करेंगे, SS लाइव रेफरल कोड को लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि फिर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन 43,200 में ले पाएंगे, और 1 year का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 36,000 के अंदर ले सकते हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि मैं भी आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपके केवल 7,200 रुपीज़ के डिफरेंस में आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा अवेलेबल हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, SS लाइव रेफरल कोड के साथ में 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप बिल्कुल ले सकते हैं। जिन बच्चों को कंप्लीट करंट अफेयर्स की कोर्स चाहिए प्रीलिम्स 2020 के लिए, क्योंकि जो करंट अफेयर है ये आपका मेन सबसे बड़ा सिरदर्द है, तो आप कंप्लीट करंट अफेयर्स के कोर्सेज ले सकते हैं। अनअकैडमी पर ज्वाइन करके इस कोर्स को आप एनरोल करो, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करो, और ये पूरा सक्सेस ओरिएंटेड कोर्स है आपका, जो आपको निश्चित ही आपकी 80% क्वेश्चन, मोर देन 80% क्वेश्चन आपके इसी कोर्स से आने वाले हैं। पूरे 2 साल का करंट अफेयर इसमें कवर है, तो उसे आप SS लाइव रेफरल कोड के साथ में ज्वाइन कर सकते। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है और यह कैसे, देखिए आप हमारे 2 इंडेक्स हैं, उनमें कंफ्यूज मत की होइएगा। और ये जो इंडेक्स है वो आपका है HCI, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और जिस इंडेक्स के आपके माइंड में जिसकी पिक्चर अभी बन रही होगी वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोनों में क्या अंतर है वो भी हम जानेंगे, कौन निकालता है वो भी हम जानेंगे, और यूपीएससी कैसे आपको कंफ्यूज करेगा उस पर भी चर्चा होगी। तो देखिए, ये आपका जो इंडेक्स है यह विश्व बैंक निकालता है। विश्व बैंक निकालता है आपके ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और देखो पूंजी की बात वही करेगा जो पैसे को संभालता है, तो ऑब्वियसली विश्व बैंक इसको निकालेगा। और विश्व बैंक आपके एक और इंडेक्स निकालता है,
कौन सा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, जिसमें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसी के आधार पर, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश के अंदर आपके व्यापार करना कितना ज़्यादा आसान और सुलभ हो चुका है, तो उसी आधार पर आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के रेफरेंस में ही ये इंडेक्स निकाला जाता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो आपके विश्व बैंक ने इंडोनेशिया बाली में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की गई थी 2019 की, तो उसके रूप में अपना पहला, इस भाग का पहला ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अर्थात मानव पूंजी सूचकांक को जारी किया है। और इसका जो संदर्भ है वो किससे है? देशों का विकास किस तरीके से हो रहा है, वहां पर आपके मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल कैसे जनरेट हो रही है, उस पर निर्धारित किया जाता है। अब देखो ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, याद करो हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस। हमने आपको बताया था कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो आपके स्वास्थ्य और शिक्षा के आधार पर जनरेट किया जाता है। जैसे कि आपके ह्यूमन कैपिटल, आप लोगों को कितना अच्छी आपने पढ़ाई की, उस हिसाब से आपको अच्छी जॉब मिलेगी। तो तुम अपनी मानव पूंजी को जितना निखारोगे उतनी अच्छी आपकी जॉब भी होगी, आपकी सैलरी भी होगी, और आपकी पूंजी भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो उसी मानव पूंजी को, और देखो एनसीईआरटी 9th क्लास के एनसीईआरटी में, 11th क्लास के एनसीईआरटी में हमने आपको बताया था कि मानव पूंजी के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा आपको बेहतर इनकम कमाने में मदद करती है, और स्वास्थ्य आपका उस इनकम को निरंतर रखने में आपकी मदद करता है। तो उसी मानव पूंजी पर आपके विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट निकाली है, और उसी का ये इंडेक्स है आपका, यही उसका सूचकांक है। तो देखिए इस इंडेक्स में आपके भारत ने 0.44 अंकों के साथ, 0.44 अंकों के साथ में 115वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि पहले हम 157 देशों में से 115वां स्थान आपके भारत ने प्राप्त किया है, और भारत का स्थान नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से भी नीचे है। तो ये साफ साफ बताया जा रहा है कि इंडिया आपके शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, मानव पूंजी पर उतना खर्चा नहीं कर रहा जितना उसे करने की आवश्यकता है, तभी हमारा मानव पूंजी सूचकांक अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया क्या है, 0.44 के अंक के साथ में है, जबकि बांग्लादेश आपका 0.48 के अंक के साथ में है। श्रीलंका बेहतरीन आपके 0.5 से भी ज़्यादा, 0.58 अंक के साथ में। नेपाल भी हमसे बहुत आगे है, 0.49, और पाकिस्तान तो हमसे पीछे होगा ही होगा। तो आपके मानव पूंजी में देख लो, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल तीनों हमसे ज़्यादा आगे हैं, और हमारा इंडिया 0.44 अंकों के साथ में 115वें स्थान पर काबिज है। तो बात आती है कि ये जो आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, यह विश्व बैंक आपके मौजूदा व्यापारिक सूचकांक अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के आधार पर ही तैयार करता है, जो कि आपके बताता है कि राष्ट्रीय व्यापार कैसा है, और यह आपके इंडेक्स कि कोई भी देश अपने नागरिकों की देखभाल कैसे करता है और कैसे आपके मानव पूंजी को डेवलप करता है, ये देखा जाता है। अब मानव पूंजी में हमने आपको बता दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो मेन आयाम हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के अंदर आप देख सकते हो HCI इंडेक्स में, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो औरतें हैं, जो आपके फीमेल्स हैं, वो मार्जिनली रूप से, सीमांत रूप से पुरुषों के बजाय थोड़ा सा बेटर पाई गई। यानी कि महिलाओं के जो काम काज है, उनकी जो मानव पूंजी है, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी पाई गई, क्योंकि यहाँ पर आपके कई पुरुष ऐसे हैं जो आपके अच्छी मानव पूंजी नहीं है, परंतु अगर महिलाएं पढ़ जाती हैं, तो अगर आपके महिला को पढ़ाई करवाई जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, तो वो एक बेहतर मानव पूंजी बन जाती है, ऐसा यह रिपोर्ट कह रही है। और वहीं आपके इंडिया में अगर बात की जाए U5MR की, तो हमारे यहाँ पर 100 में से 96% बच्चे ही ऐसे हैं जो आपके अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि 4 बच्चों की अभी भी 100 में से मृत्यु हो रही है U5MR की। और यहीं पर आपकी स्कूलिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर आपके
A child who start schooling at the age can expect to complete 10.2 years of schooling. तो यहाँ पर लगभग आपके अगर कोई बच्चा 4 साल की उम्र में ही स्कूलों में जाना स्टार्ट कर देता है तो वो लगभग आपके औसतन 10.2 ईयर्स 10 साल आपकी पढ़ाई कर पाता है। और अगर इतना ही पढ़ेगा तो वह एक सक्षम रूप से कुशल मानव पूंजी नहीं बन पाएगा। ऐसे ही आपके संपूर्ण इंडिया में 83% जो बच्चे हैं वो 15 ईयर्स के ओल्ड हैं और वो आपकी 60 के एज तक आपके सर्वाइव कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश का जेंडर डिफरेंस। आपके जेंडर डिफरेंस लिंगानुपात में काफ़ी अंतर पाए गए हैं और हमारे देश के अंदर महिलाओं के पक्ष में बात की जाए तो वो आपके जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी जूझती हैं और साथ साथ आपके एनेमिक भी हैं। वहीं आपके काफ़ी बच्चे स्टंटेड यानी कि ठिगने पाए गए हैं। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में ही इंडिया पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए हमारी रैंक 115वीं है 157 में से। इवन बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश भी हमसे काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज़ की तो टॉप 5 कंट्रीज़ में आपके सिंगापुर है, दूसरा दक्षिण कोरिया है, तीसरा आपका जापान, चौथा हांगकांग और पांचवा फिनलैंड आता है। वहीं नीचे से अगर आप देखना चाहें तो नीचे से टॉप 5 कंट्रीज़ में आपके चाड, दक्षिण सूडान, नाइजर, माली और लाइबेरिया हैं। तो ऑब्वियसली अफ्रीकन कंट्रीज़ की तो हालत ख़राब होनी ही होनी है। परंतु आपके टॉप 5 कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे तो सिंगापुर ऊपर है, यानी कि सिंगापुर कोरिया के अंदर लोगों के पास अच्छी स्किल्स है, बेहतर मानव पूंजी है। तो देखिए इंडेक्स क्या करता है, आपके बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कुछ मानकों पर आपके पूरे 157 देशों का आकलन करता है। इवन आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर क्या है, उनकी विकास की दर क्या है और 18 साल की उम्र तक स्कूली शिक्षा कितने बच्चों ने प्राप्त की है और आपके 15 साल के किशोरों के 60 साल तक जीवित रहने की संभावनाएं क्या हैं, ऐसे मानकों पर भी आपके नज़र डाली जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ आपके संकेतक हैं जिनके बारे में आपके यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर क्वेश्चन आया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो अब उसी इंडेक्स पर आधारित एक दूसरा सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आपसे पूछा जा सकता है, मानव पूंजी सूचकांक आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे मानव पूंजी सूचकांक जो कौन निकालता है, आपका विश्व बैंक। तो हमारे विश्व बैंक का मानव पूंजी सूचकांक निकालता है, ध्यान रखिएगा पूंजी है, जबकि विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई वो आपका यूनाइटेड नेशन निकालता है। तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन का है आपका एचडीआई, क्योंकि संपूर्ण डेवलपमेंट की बात आपके संयुक्त राष्ट्र ही कर सकता है। विश्व बैंक सिर्फ पैसे से पूंजी से संबंधित बात करेगा, इसीलिए वह मानव पूंजी सूचकांक पर आपके निकालता है। तो ध्यान रखना कि आपका जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें मानव कितना जीवित रहता है और स्टंटिंग दर की वह कितना ठिंगना है उसको आधार भी माना गया है। तो यहाँ पर आपके जीवित रहने और स्टंटिंग को आधार माना गया है, जबकि यहाँ पर जीवन की प्रत्याशा को आधार माना है। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य की मांग है आपके जीवन प्रत्याशा, जबकि यहाँ पर स्टंटिंग और जीवित रहने की दर रेट ऑफ लाइफ उसको आधार माना गया है। वहीं शिक्षा के रूप में बात की जाए तो यहाँ पर गुणवत्ता को महत्व दिया जाता है, शिक्षण को महत्व दिया जाता है, क्योंकि जितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण होगा उसी के आधार पर आपकी मानव पूंजी निर्मित होगी। परंतु अगर आपका शिक्षण ही गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो वहां पर आपके मानव पूंजी भी निर्मित नहीं हो सकती है। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता की बात हुई है, क्योंकि अच्छी शिक्षा ही एक स्किल कौशल को डेवलप करेगी और मानव पूंजी बनाएगी। परंतु यहाँ पर कितने वर्षों तक स्कूली शिक्षा आपने ग्रहण की है तो उन वर्षों का आधार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मानव विकास के लिए केवल डेटा देखा जाएगा। हो सकता है आपकी स्कूलिंग अच्छी ना हो, टीचिंग वहाँ अच्छी ना हो, पर केवल और केवल आपका कितने साल स्कूल गए हो, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, उन सभी चीज़ों को देखा जाएगा। ऐसे ही आपके मानव पूंजी सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया गया है।
क्योंकि मानव पूंजी में आपके, देखिए मानव पूंजी में आपके क्या होगा, कितनी इनकम है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि मानव के विकास के लिए लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को दर्शाने वाली प्रति व्यक्ति आय को व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान रखना, एसडीआई में आपके प्रति व्यक्ति आय को शामिल किया है और एचसीआई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में से शामिल नहीं किया जाएगा है। तो इस तरीके से आपके जो आय के घटक हैं उनको शामिल ह्यूमन कैपिटल में नहीं किया है, क्योंकि मानव पूंजी क्या होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मानवता को आपके मानव के विकास के लिए उसे पूंजी के रूप में जनरेट करने के लिए की जाती है। और जबकि यहाँ पर आय के घटक को शामिल किया गया है, क्योंकि यही आपके क्या करेगी, यही आपके बताएगी कि आप लोगों का कितना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, क्या जीवन का स्तर है। तो ध्यान रखना, ये एचसीआई निकालता है आपके विश्व बैंक, जबकि मानव विकास सूचकांक आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निकाला जाता है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण अभियान के बारे में बात करते हैं, उन्नत भारत अभियान। यूं तो ये अभियान काफी पुराना है। उन्नत भारत अभियान जो है आपके 11 नवंबर 2014 को आपके भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। किसने ध्यान किया था इसे, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री HRD ने इसे चालू किया था। ठीक है, उन्नत भारत, नाम से ही पता चल रहा है कि भारत को उन्नत बनाएगा। अब भारत को उन्नत कैसे बनाया जा सकता है, देखो सिंपल सी बात है, भारत को अगर आपको उन्नत बनाना है तो उसे स्किल्ड बनाना होगा, उसे आपके वह कुशलता देनी होगी, कौशल देना होगा। और कुशलता और कौशल कहाँ से आता है, तो देखिए कुशलता और कौशल आपके आता है केवल और केवल किस चीज से आपके कुशलता और कौशल आएगा, कुशलता और कौशल आपके उच्च शिक्षण संस्थान, जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं, वो हायर एजुकेशन के सेंटर अपने विकास के एजेंडे और आपसी तालमेल और उनकी जो क्षमताएं हैं उनका जब विकास करेंगे तब आपके कौशल जनरेट हो सकता है और तभी हमारा उन्नत भारत बनेगा। और यह हमारे महात्मा गांधी बापू जी का ही सपना था, इसीलिए लोगों में उनका ही फोटो दिया गया है कि हम क्या करें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी को जनरेट करें, तब हमारा भारत उन्नत भारत बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, उच्च शिक्षा के आधार पर, हायर एजुकेशन के आधार पर, उच्च शिक्षा के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर काम किए जाने की आवश्यकता को बताया है। और साथ साथ यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी और लोगों के हिस्सेदारी पर आपके व्यक्तित्व रखा गया है कि आपकी जो लोगों की जिम्मेदारी है, उनकी जो हिस्सेदारी है, उनमें सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये बात आपके ध्यान रखी गई है। खासकर आपके रिसर्च पर ध्यान दिया गया है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हायर एजुकेशन के अंदर और ज़्यादा बेहतरीन कार्य करवा सके। तो रिसर्च करो, शोध करो और उसके हिसाब से क्या करोगे, विकास के परिमाणों में सुधार करने की आवश्यकता है। पूरा अनुसंधान के परिणामों पर भी ध्यान आपका दिया गया है। साथ साथ आपके विज्ञान समाज और पर्यावरण, विज्ञान समाज और पर्यावरण से संबंधित जो भी सारे मुद्दे हैं उनमें आपके टोटल आपके कॉपरेशन के साथ में, सहयोग के साथ में, आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में आपके नए नए विचारों को उन्मुख करते हुए भारत को उन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर आप भी कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो चाहती है उन्नत भारत में पार्ट लेना, कोई भी हायर इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी कॉलेज है वो पार्ट लेना चाहती है, तो बिल्कुल आपके उन्नत भारत अभियान .gov.in पर अप्लाई कर सकती है कि क्या आपके योग्यता क्या होनी चाहिए किसी भी कॉलेज की इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ वो आपका एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और वह मान्यता प्राप्त हो, या तो केंद्र के द्वारा या फिर आपके राज्य के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त हो गई हो। तो ये सारे काम आपके किए जाने चाहिए और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन में आपके 200 स्टूडेंट्स होने चाहिए और कम से कम आपके वह आपके विलिंगली आपके कम से कम 5 गांवों के क्षेत्रों के अंदर ऐसे प्रयोगों को आगे बढ़ा रहा हो। साथ साथ आपके फैकल्टी मेंबर्स हों। तो इस तरीके की बेसिक योग्यता अगर आपके पास होगी तो आप भी हायर एजुकेशन को
का आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आपके उन्नत भारत अभियान का पार्ट बन सकता है। तो इससे क्या होगा, आपके पंचायत लेवल पर कुछ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए जाएंगे और फिर आपके क्षेत्रीय लेवल में भी उच्च शिक्षा को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अंदर साथ साथ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको। संपूर्ण आपके कार्य ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा MHRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और आपके IIT दिल्ली के कोऑर्डिनेशन के साथ में ये उन्नत भारत अभियान स्टार्ट किया गया है, जिससे आपके ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत लेवलों में आपके उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि खासकर आपके ग्रामीण क्षेत्रों में आपके उच्च शिक्षा संस्थान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो उन्नत भारत अभियान है वह आपके हायर एजुकेशन को क्षेत्रीय लेवल पर पहुंचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है, और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसके काफ़ी बेहतरीन परिणाम हमें देखने को मिले हैं। अब एक और ऐसी स्कीम है हमारी जिसने आपके रीजनल लेवल पर काफ़ी बड़े काम किए हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। नाम है हमारी अभिलाषा, उद्यम अभिलाषा। नाम ही जैसे क्या कह रहा है, उद्यम अभिलाषा। जैसे कि अभी हम जॉब लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, उसकी जगह हम जॉब देने वाले बने। इस कॉन्सेप्ट पर आपकी ये उद्यम अभिलाषा स्कीम चल रही है कि हमारी जो अभिलाषा है, हमारी जो डिज़ायर है वह उद्यमी बनने की हो, आपके एक एंटरप्रेन्योर बनने की हो। तो इसी को आपके टारगेट बनाते हुए एक पूरा अभियान चलाया गया, और वो आपके पूरे 115 आकांक्षी जिलों में चला, जहां पर आपके उद्यमिता जागरूकता अभियान चलाया गया कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, उद्यमी बन सकते हो। उनके लिए तुम्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या प्रशिक्षण की रिक्वायरमेंट है, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो वो सारे काम आपके सब स्कीम में किए जाएंगे। तो अब उद्यमियों की बात करेगा, और वो भी आपके नए नए स्टार्टअप्स की बात होगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी। तो आपके ये काम कौन करेगा, सिड भी आपके ये काम कर रहा है। हमारा जो भारतीय लघु, आपका क्या, भारतीय लघु उद्योग और जो विकास बैंक है सिडबी, उसने ये काम आपके किया है। हमारे सिडबी के द्वारा आपके जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है उसी के अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा है, और 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चला, राष्ट्रीय उद्यमिता जागरूकता अभियान, और उसी का नाम फेमस हुआ उद्यम अभिलाषा के माध्यम से। इसके अंतर्गत क्या किया गया, 800 से ज़्यादा ट्रेनीज को, प्रशिक्षु को तैयार किया गया, जो इन जिलों के अंदर आपके इन 115 जिलों के अंदर क्या क्या करेंगे, आपके उद्यम का प्रशिक्षण देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देंगे। तो आपके इन 800 से ज़्यादा जिलों में आपके यही आकांक्षी युवा उद्यम का प्रशिक्षण देने वाले हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का प्रशिक्षण देंगे, कि ताकि आपको भी अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वह बेहतरीन ट्रेनिंग मिल पाए, और आप खुद अपने ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़े हों, बल्कि जॉब मांगने की बजाय आप जॉब देने वाले बन जाएं। इसी महत्वाकांक्षा के साथ में सिडबी ने यह उद्यम अभिलाषा स्टार्ट किया है। और ऑब्वियसली सिडबी ने ये किसके माध्यम से किया है, ये आपके जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के ई शासन की सेवा है, जिसे आप कहते हैं आपके ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी के साथ में ये कार्य किया गया है। इसके अंदर आपके ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाएगा, जिससे वो अपने खुद के एंटरप्रेन्योर्स उद्यम स्थापित कर सके, और उन्हें जो जो हेल्प चाहिए, जो जो ट्रेनिंग चाहिए, वो सभी आपका इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो इससे आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपनों को साकार करने वाली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार पहल बनकर उभरी है, और काफ़ी लोगों ने अपने कई नए नए बिजनेसों में हाथ डाला और सक्सेसफुल भी हुए। तो सपने बड़े देखो, और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट ही ये है, बड़े सपने देखना, अपने उस अवधारणा को मूर्त रूप देने का कार्य किया जा रहा है। साथ साथ अगर आपको फंड की ज़रूरत है तो सरकार वह भी आपको प्रदान करवाई जाएगी। दूसरा, आप बिजनेस के बारे में भरपूर जाने, यानी ट्रेनिंग ले, फिर मार्केट में अवसरों की खोज करो,
और आप परफेक्ट उद्यमी बन सकते हैं। और आपके सभी भगवान आपके इस बिजनेस को संवारने में मदद कर सकते हैं। और उन सभी 800 से ज़्यादा जो ट्रेनीज हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उन्हें गांव-गांव भेजकर इस उद्यम अभिलाषा की अभिलाषा को पूर्ण किया गया कि जो जो इंसान अपना खुद का बेहतरीन बिजनेस करना चाहता है, उसकी अभिलाषा रखता है, वह इस स्कीम के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकता है। इसीलिए इसे सपनों को साकार करने वाली शानदार पहल कहा जाता है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि उद्यम अभिलाषा क्या है। चलिए तो दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया। कि आपका एक रिपोर्ट आई कि हमारे इंडिया में जो हमारा फ्यूचर का जो वर्क होगा वो कैसा होगा। क्योंकि आप सभी ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा कि आपके यहाँ पर नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है आपका? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या होती है ये? याद करो, हमने बताया है आपको ऑलरेडी। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि अभी जो आपके पास योग्यता है, जो काबिलियत है, जो आप गुण हैं आपके, वो अब आपके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहे। जैसे कि पहले आपके खाता बही बनाई जाती थी, मुनीम वगैरह बैठते थे, अब सारे काम कंप्यूटर से हो रहे हैं। पहले आप डायरिया रखते थे, अब खाता बुक जैसे ऐप आ चुके हैं। तो क्या है, अब जो टेक्नोलॉजी बदली उसके अकॉर्डिंग अगर किसी मुनीम को आपके कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो संरचनात्मक रूप से बेरोजगार हो गया, संरचना की वजह से बेरोजगार हो गया, क्योंकि उसके पास वो स्ट्रक्चर में काम करने की योग्यता नहीं है। अगर आपके पास वो संरचनात्मक बेरोजगार हो गया, अब आपके वो सिस्टम में वर्क ही नहीं कर सकता, तो फिर आपके लिए ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, पर उस स्ट्रक्चर में, उस संरचना में काम करने लायक वो आदमी नहीं है, इसीलिए वो बेरोजगार है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ऐसे ही हमारे देश में बेरोजगारियां तो है, परंतु वो बेरोजगारियां, आपके काफी सारी बेरोजगारियां संरचनात्मक बेरोजगारियां है। इसे ही यह रिपोर्ट बताती है। कौन निकालता है इस रिपोर्ट को? हमारा विश्व आर्थिक मंच, आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से रिपोर्ट निकाली, जो कि फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक आपके साफ साफ ये कहा गया कि भारत में माना कि काम करने के रोजगार की अनिश्चितताएं हैं, परंतु भारत में अभी भी आपके भरपूर अवसर व्याप्त हैं। कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इस संरचना को समझ के कार्य करने में सक्षम है वो सफल हो जाएगा। और बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो आपके इस संरचना के अनुरूप कार्य करने में सक्षम है। तो केवल यहाँ पर क्या है, भारत में काम करने की अनिश्चितता है, परंतु भारत में क्या है, भरपूर अवसर विद्यमान है। तो यही रिपोर्ट आपकी क्या कह रही है? रोजगार का सृजन, कार्यस्थल, रोजगार के रुझानों और संबंधों तथा काम की प्रकृति को लेकर आपको परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर आपके प्रकाश डाल रही है। कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी क्या हो गई है? आपके परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी है, और आपके परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी की वजह से ही समस्याएं आ रही हैं। अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है? चेंजेबल है, चेंज होती जा रही है। तो इस टेक्नोलॉजी के अनुरूप जो कार्य करने में सक्षम है उसे कोई भी समस्या नहीं है, और जो इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता उसके लिए नित नई समस्याएं होंगी। तो संरचनाएं आपके पास में क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो इसलिए बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो जो कंपनी आपके टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा आपका अनअकैडमी कितनी तेजी से आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पास आपके एट प्रेजेंट लाइव सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर हैं, टोटल सब्सक्राइबर्स आपके
जो अनअकैडमी पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके 2 लाख से भी ज़्यादा पार कर चुके हैं। और ये सब बड़े बड़े आंकड़े हमने मात्र और मात्र सिर्फ 4 महीने में पूरे किए, क्योंकि ये आपके क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो बदलाव है। तो अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म नए नए टेक्नोलॉजी के साथ में निकल कर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी को आप सभी लोग उसे पसंद कर रहे हो, सराहा रहे हो, और रेफरल कोड के थ्रू उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसे कि एसएस लाइव रेफरल कोड के थ्रू आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो हाँ, एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा। अब टेक्नोलॉजी की बात आई है तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उसे भी लगे हाथ समझ लो। अनअकैडमी की बात आई है तो देखिए, अनअकैडमी का जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका फ्रीमियम का। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? फ्रीमियम। फ्रीमियम क्या होता है आपका? फ्रीमियम 2 वर्डों से लेकर मिलकर बना है आपका। एक तो है फ्री और दूसरा है प्रीमियम। देखो, जैसे कि हम लोग आप सभी को पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन मिल रही है आपको, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहे हैं, पर आपको कंप्लीट चीज़ें करनी हैं और सारे कोर्सेज को कवर करना है तो तुम्हें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कर लेना होगा, कुछ फीस देनी होगी मामूली सी, और पूरे कोर्सेज को तुम एक्सेस कर पाओगे। इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमी में कहा जाता है फ्रीमियम। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है क्योंकि आपके फ्रीमियम की वजह से ही काफ़ी आपके टेक्नोलॉजी चेंजेस भी हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, यूपीएससी अगर पूछे फ्रीमियम क्या है तो ऐसी आपकी सेवाएं जिनका कुछ अंश आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है और बाकी संपूर्ण अंश आपको प्रीमियम यानी कि कुछ फीस चार्ज कर मामूली सी फीस चार्ज करके आपको आसानी से मिल जाता है। जैसे कि अनअकैडमी, आपको फ्री क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं, आप 2 साल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पूरा कोर्सेज कर सकते हो, प्रीमियम कोर्सेज कर सकते हो एसएस लाइव रेफरल कोड के साथ में। तो वो क्या है, परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी है और इसीलिए आपके कहा गया है कि भारत के भविष्य क्या है, नई प्रौद्योगिकी में है और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। तो आप खुद देखेंगे धीरे धीरे नवाचार होता रहेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी और जो ऑफलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट है वो अब दबता हुआ चला जाएगा, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 2 लाख रुपए दे और फिर भी उसे पढ़ाई में कोई फ़ायदा ना हो। उसकी जगह आप आसानी से 36,000 में एसएस लाइव रेफरल कोड के थ्रू आप कंप्लीट कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए आपके धीरे धीरे क्या होगा, ऑफलाइन कोचिंग अब आपकी कम होती हुई चल जाएंगी, पूरा एजुकेशन सिस्टम आपके ऑनलाइन की तरफ बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ये इसी बात को बता रहा है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट। तो भारत में क्या है, आपके ऐसा नहीं है कि जॉब की कमी है, नौकरियों की कमी है। भारत में आपके जो कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं वो आपके नए नए पुरुषों को भरना पसंद करती हैं, उनकी भर्ती हो रही है, पुरुषों की भर्ती करना आपके पसंद किया जा रहा है और काफ़ी रोजगार भी उनको मिल रहा है। परंतु ध्यान रखिएगा, रोजगार कैसे हैं? प्रौद्योगिकी आधारित। टेक्नोलॉजिकली अगर आप फ्रेंडली हो तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। रोजगार की वृद्धि महिलाओं से अधिक पुरुषों को लाभ देती है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो 24/7 हो सकती हैं। और खासकर ऐसे वर्क कल्चर में आपके पुरुष किसी भी वक्त क्लास ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम आपकी रात को भी क्लासेस ले लेते हैं, 11-12 बजे भी प्लस क्लासेस होती हैं, 1-1 बजे भी क्लासेस होती हैं, आपके 10-10 घंटे के भी मैराथन सेशन चलते हैं। तो इस प्रकार की जॉब्स में पुरुष थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके भारत को एक बड़ी चिंता है कि यहाँ पर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर हमें ध्यान देना होगा। यही ये रिपोर्ट कह रही है कि भारत को लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपके 24/7 वाला काम करने वाले कल्चर की है, जिसमें आपके पुरुष थोड़े ज़्यादा सहज हो जाते हैं। तो आपकी कंपनियां रोजगार सृजन तो करती हैं, परंतु ये कंपनी आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तु अंतर्जाल और बिग डेटा के क्षमता को पहचानती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो यूट्यूब के तहत, जहां पर हम ऑफलाइन कोचिंग में 600 700 800 बच्चों को पढ़ा पाते, यहीं पर एक ही सिस्टम पर बैठकर हम हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इट इज़ अ पावर ऑफ बिग डेटा, इट इज़ ए पावर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसकी तरफ हमें मूव करना होगा, यही यह रिपोर्ट कह रही है। तो इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट, जिसमें आपके परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी
की बात की गई है। हमारे देश में रोजगार के कोई अवसरों की कमी नहीं है, परंतु हमारे देश में संरचनात्मक बेरोजगारी है, जो आपके इन टेक्नोलॉजी के रूप के लिए फ्रेंडली होगा, वो आसानी से आपके आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपके यूपीएससी पूछ सकता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथा आपके औद्योगिक क्रांति आखिर है क्या? तो देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था हमारी 18वीं शताब्दी में। जेम्स वॉट ने ये किया था, भाप के इंजन का आविष्कार। उसके बाद में आपके पूरा कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी बदल गया और रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया, जिसने आपके पूरे के पूरे उद्योग जगत में आमूल चूल परिवर्तन किए। इसीलिए इसको पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। दूसरी औद्योगिक क्रांति हमारे पास आई आपके 19वीं शताब्दी में, जहां पर आपके क्या हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी का आविष्कार हुआ, और उद्योगों में जहां पर आपके बहुत ही सीमित उत्पादन हुआ करते थे, बिजली के आविष्कार से नई नई मशीनें बनी और आपके मास प्रोडक्शन होने लग गया। आपके बहुत बड़े बल्क में क्या हो गया, उत्पादन होने लग गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति हमारे पास आती है आपके 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिसे आपके पहली इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति को ही पहली सूचना क्रांति भी कहा जाता है, जो आपके 20वीं शताब्दी के अंत में आई, जिसे आप सभी जानते होंगे, चार्ल्स बबेज जिसे लेकर आए थे और कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में ही आई। तब आपके कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, सभी लोगों के काम करने का तरीका बदल गया, इंटरनेट आ गया, और आपके जो संचार की चीज़ें थी, जो प्रोडक्शन था और जो आपके आवागमन था उद्देश्यों का, बहुत आसानी से होने लग गया। सिस्टम थोड़ा सा मैनेज्ड हो गया। तो ये आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और अब आई है आपके चौथी औद्योगिक क्रांति, जो आपके 21वीं शताब्दी की शुरुआत में आ चुकी है। और इस चौथी आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही दूसरी इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस चौथी औद्योगिक क्रांति को ही दूसरी सूचना की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके दो चीजें इंक्लूड की गई हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस अंदर है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मशीनें भी आप लोगों की तरह कृत्रिम रूप से जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मशीनें भी सोच पाएँ और अपना डिसीजन ले पाएँ, उसे कहेंगे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मशीनी लर्निंग यूज में आती है। दूसरा है आपके इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन में आप क्या करोगे, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया गया है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस बिग डेटा को यूज करके बनाई गई एक बेहतरीन प्रणाली है, जो कि किसी भी प्रकार के हैकिंग से आपके बच सकती है। तो इसीलिए आपके आरबीआई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, कोशिश की जा रही है, अनुसंधान हो रहे हैं। तो आपके यहाँ पर आपके चौथी औद्योगिक क्रांति क्या हो गई, इंटेलिजेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन में बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी का समावेशन ही चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर कहा कि उद्योग 4.0 में मानव आपके क्या करेगा, जीवन के वर्तमान भविष्य को बदलने की क्षमता को रखता है, कि मानव क्या करेगा, आपके भविष्य को बदल भी सकता है और उसे उद्योगों के नई आयाम पर पहुंचा सकता है। और सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो, पेइचिंग में भी आपके भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आपके भारत को आपके चौथा केंद्र बताया गया है। पहले सैन फ्रांसिस्को आपके काफ़ी अच्छे कार्य कर रहा है और चौथी औद्योगिक क्रांति में, फिर आपके टोक्यो ने बेहतरीन कार्य किए हैं, पेइचिंग काम चल ही रहा है, और ऐसे ही आपके भारत अब ऐसा चौथा देश होगा जहां पर आपके चौथी औद्योगिक क्रांति को यूज़ किया जाएगा और आपके
कई महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, इन सभी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इनके लिए आपके इंडिया ने कार्य भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उद्योग 4.0 अर्थात चौथी औद्योगिक क्रांति आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यवसाय को, विस्तार को, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई बड़े बड़े परिवर्तन करते हुए दिखाएगी, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से कई ऐसे जटिल प्रयोग, कई जैसे जटिल आपके जो इन्वेंशंस हैं जो कि आपके सक्सेसफुल नहीं हैं और आपके कई ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उन्हें हम 100% एक्यूरेसी के साथ में, वो भी बहुत ही कम खर्चों में हम कर पाएंगे। और ये ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बल्कि कृषि क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बिल्कुल हम सटीक तरीकों से कृषि भी आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा कर सकते हैं। और जो हमारे स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया मिशन, अटल नवाचार अभियान जैसे महत्वपूर्ण जो अभियान हैं, उन सभी में भी हम बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ आपका जो चौथी औद्योगिक क्रांति है वह आपके आईटी विनिर्माण सेक्टर को मिलाकर कार्य करेगी, और अमेरिका जर्मनी ने इसे 2010 के बाद ही शुरू कर दिया था, जिसे भारत के आपने सही प्रकार से तो 2019 में हमने काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन करते हुए इसे काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ये आपके जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पूरी तकनीक बदलने वाले हैं, आपके पूरी औद्योगिक का उत्पादन बदल जाएगा, और हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उससे बदल देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं, आयात में काफ़ी सारा पैसा आपका जाता है, जबकि निर्यात हम लोग कम कर पाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, हमारे पास चालू खाता घाटा होता है। अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा तो निश्चित ही हम जो यूएसए चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, और यूएसए चाइना ट्रेड वॉर का अगर हमने फ़ायदा उठा लिया तो हम बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी किसी भी आयाम में हमें आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर हमारा बीओपी सुधर गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो अभी घाटे में चल रहा है उसमें हम जीरो पर या फिर पॉजिटिव में आ जाते हैं, आपके चालू खाते आधिक्य में अगर हम आ जाते हैं, तो हम बहुत तेज़ी से ना सिर्फ 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन पाएंगे बल्कि बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई टॉप 3 कंट्रीज़ में भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कह सकते हो आप कि हमारे पूरे उद्योग जगत की जो आशाएं हैं वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पर, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस प्लस इंफॉर्मेशन, बिग डेटा, आईओटी इत्यादि पर टिकी हुई है। तो ये बहुत बड़ा उद्योग जगत में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है। तो चलिए एक सूचकांक की और बात हो जाए आपसे, वो है हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, और इसे भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ही निकालता है। तो हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यह आपका विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक निकालता है, और इसमें भारत ने 68वीं रैंक हासिल की है। और ध्यान रखिएगा कि हमारा वर्ल्ड में कंपटीशन, जितना हम पहले कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे, जितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक तरीके हमारे पहले हुआ करते थे, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। पहले हमारी रैंक थी 58, अब हमने 10 रैंकों में गिरावट की है, और अब आपके भारत की रैंक हो गई है 68। तो आपके 10 रैंक में हमारे गिरावट हुई है। और ये जो आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है यह 140 देशों के लिए निकाला जाता है, और पहली बार आपके वर्ष 2004 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सूचकांक को निकाला था। ये जो आपके सूचकांक है कुछ महत्वपूर्ण 12 संकेतकों पर आधारित है। टोटल 12 ऐसे संकेतक हैं जिनके माध्यम से ये सूचकांक को निकाला जाता है। कौन कौन से संकेतक हैं आपके? इंस्टीट्यूशन, संस्थान कितने हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो पहला आपका क्या है? संस्थान, संस्थानों के लिए आपके ये निकाला जाता है। दूसरा आपके बात की जाती है दूसरे पिलर में कि हमारे देश की अवसंरचना कैसी है,
क्योंकि अवसंरचना ही साफ साफ बताती है कि हम किसी देश के उत्पादन से कितना कंपटीशन कर सकते हैं। तीसरा है आपके आईसीटी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है? संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो है वह आपके इस चीज को डिसाइड करती है। फिर हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारी जो इकोनॉमी है वह उसका स्थायित्व कितना है, इस पर बात की जाती है। और फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर, क्योंकि मानव पूंजी महत्वपूर्ण अंग है आपके किसी भी देश की प्रतिस्पर्धा को दर्शाने के लिए, लंबे टाइम तक ग्रोथ करने के लिए। तो इसीलिए कौशल एवं स्किल्स और जो स्वास्थ्य है वह पांचवें और छठे पिलर के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और कौशल के साथ ही हम प्रतिस्पर्धा पर कार्य कर सकते हैं। फिर आपके मार्केट बाजारों की श्रेणी में प्रोडक्ट मार्केट की बात की जाती है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका बाजार कैसा है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है। फिर हम दृष्टि डालते हैं लेबर मार्केट पर, श्रम बाजार पर। और 9th पिलर है आपका वित्तीय सिस्टम, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे कि अब हम डिजिटलाइजेशन पर बढ़ रहे हैं, यूपीआई 2.0 आ चुका है, रतन वताल कमेटी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिजिटल पेमेंट की बात की है। बाजार का आकार आपके 10वें पिलर को दर्शाता है। और इसी प्रकार से आपके बिजनेस डायनामिज्म, आपकी जो व्यापारिक डायनामिसिटी है, व्यापारिक डायनामिज्म है, वह आपके 11th पिलर को बता रहा है। और इसी प्रकार से आपके जो इनोवेशन कैपेबिलिटी है, नवाचार करने की जो क्षमताएं हैं, वह आपके 12वें पिलर में रखी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण पिलरों पर नजर डालिएगा और बिल्कुल याद रखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। पहला पिलर इंस्टीट्यूशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आईसीटी अडॉप्शन और चौथा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पांचवें में आपका स्वास्थ्य और छठे में कौशल की बात की गई है। उसी प्रकार से सातवां पिलर आपके उत्पादन के बाजार को और आठवां पिलर आपके श्रम बाजार को दर्शाता है। 9वें पिलर में हम विचार करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम पर, वित्तीय सिस्टम पर। 10वें पिलर में हमारी बात होती है मार्केट के साइज से। 11वें पिलर में आपका बिजनेस कितना डायनेमिक है और 12वें पिलर पर हम इनोवेशन कैपेबिलिटी के रूप में चीज़ों को देखते हैं। तो ये 12 पिलर आपके संकेतक मिलकर बनाते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जिसे आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF निकालता है। और इस WEF के अंदर 2019 की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 2019 में फर्स्ट आपके रैंक है सिंगापुर की, दूसरी रैंक है आपके अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, तीसरी रैंक पे आपका हांगकांग आता है और चौथी रैंक पर आपके नीदरलैंड है। पांचवी रैंक पर आपका स्विट्जरलैंड को दर्शाया गया है। भारत आपका 68 रैंक पर है। और वहीं टॉप 3 देशों में आप देख सकते हैं सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स और हांगकांग हैं। और लास्ट 3 स्टेट में सेनेगल, लाओ पीडीआर, कैप वर्डे और घाना। और आपके टॉप 5 के बिल्कुल विपरीत लास्ट 5 में आपके पाकिस्तान भी आता है, जहां का आपके वैश्विक प्रतिस्पर्धा बहुत ही खराब है। तो चलो, अब इतनी बातें हुई हैं आज विश्व आर्थिक मंच के बारे में, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें आपके विश्व आर्थिक मंच करता है। और साथ साथ में ये भी जानते हैं कि आखिर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच करता क्या है। तो आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच, यह आपके स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है यह? एक NPO है। इसका मुख्यालय आपके जिनेवा में है और यह आपके स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के द्वारा PPP निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ध्यान रखिएगा, एक NPO है जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये आपके, और यहाँ पर निजी और आपके सार्वजनिक सहयोग को दर्शाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा को तय करना, कि किस प्रकार से आपके वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा को नया आयाम दिया जाता है, उस आधार पर यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करता है। तो मेनली क्या है? क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडे को आकार देना, खासकर व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक
और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों के अंदर कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे कैसे आपके अग्रणी नेतृत्व को दर्शाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत कहा जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल आपके एक निष्पक्ष संगठन है, इसीलिए सभी इसकी जो रिपोर्ट्स है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, सभी लोग इसे मानते हैं। और यूपीएससी भी कई बार इस पर प्रश्न पूछ चुका है। और इसका कोई हित नहीं है, नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर लाभकारी, कोई लाभ नहीं है, केवल आपके सामाजिक उत्थान के लिए, वैश्विक उत्थान के लिए है कार्य करता है। और आपका जो विश्व आर्थिक मंच है, यह आपके अन्य कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है उस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। आपका ग्लोबल जेंडर गैप, वैश्विक लैंगिक आपके जो अंतराल है, इसका प्रतिवेदन भी यही निकालता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की हमने बात कर ही ली। आपके ग्लोबल कैपिटल इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, HCI इंडेक्स, इस पर भी हमने बात की, ये भी ये निकालता है। साथ साथ आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, आपके जो पर्यटन है उसकी प्रतिस्पर्धा संबंधी रिपोर्ट भी यही निकालता है। ऐसे ही है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम प्रतिवेदन को भी निकालता है। और आपका इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट रिपोर्ट कि आपके समावेशी विकास कैसा किया जाए, समावेशी वृद्धि कैसी की जाए, और आपके विकास से संबंधित प्रतिवेदनों पर भी यह कार्य करता है। तो इस तरीके से ये सभी काम आपके एक एनपीओ विश्व आर्थिक मंच के द्वारा की जाती है, जो कि एक निजी और आपके सरकारी सहभागिता के आधार पर चल रही है और एक पूर्णतः एनपीओ है, गैर लाभकारी है, वैश्विक राजनीतिक सामाजिक उत्थान के लिए है कार्य कर रही है। चलिए, तो अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं, जो कि है हमारा आज का अगला टॉपिक, चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। वापस ये न्यूज में आ गया है, तो कुछ बेसिक चीजें जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या होते हैं आपके। बॉन्ड एक सिंपल सी बात है, ऋण लेने का एक तरीका होता है। क्या होता है, आप किसी भी कंपनी के बॉन्ड को खरीदते हो, उसे आप ऋण देते हो, जब तुम और उस बॉन्ड की कुछ कीमत होती है। अगर कंपनी के रेट्स बढ़ते हैं तो उसी आधार पर आपके जो बॉन्ड होते हैं उनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी के रेट्स कम हो गए तो आपको नुकसान भी हो सकता है। परंतु बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा सुरक्षात्मक होता है, क्योंकि एटलीस्ट जिस इशूइंग प्राइस पर आपने लिया है उस पर अक्सर ही बात आपके हो ही जाती है, कंपनी आगे बढ़ती ही बढ़ती है। तो क्या है, ये आपके बॉन्ड एक तरीके से ऋण की सुरक्षा है। और ये वर्ष 2017 के आम बजट में इसकी बात की गई थी। और बात है चुनावी बॉन्ड की, तो चुनाव के अंदर ये यूज में लिए जाते हैं। तो आपके क्या होता है, आरबीआई एक प्रकार के ऐसे बॉन्ड जारी करता है जिससे कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान में कुछ पैसा दे सकता है। तो उसी को ही चुनावी बॉन्ड कहा जाता है, कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी पैसा चाहती है तो वह आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, चुनावी बॉन्डों को खरीद सकती है। और यह आपके राजनीतिक दल के नाम पर ही होंगे और अधिकृत बैंक, जैसे कि अभी आपके सिर्फ एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं में ही यह चुनावी बॉन्ड दिए गए। तो इससे क्या होगा, हमें एक तो ब्लैक मनी का पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कहाँ से कितना फंड हो जाता है, तो वो आसानी से ट्रैक करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो केवल वो राजनीतिक पार्टियां जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अनुच्छेद 29A के तहत पंजीकृत होंगी, उन्हें आपके आम लोकसभा चुनावों या फिर राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों के 1% से भी कम मत अगर प्राप्त नहीं किए हों, तो वह आपके एक कम यानी कि 1% या उससे ज़्यादा के आपके मत प्राप्त किए गए हों, तो वो चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी। सिंपल सी बात है, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो आपके पार्टियां होंगी, राजनीतिक पार्टियां, वो ये आपके चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकती हैं। और इन्हें कोई भी व्यक्ति आपके खरीद कर इसके माध्यम से आपके दान कर सकता है किसी भी पार्टी के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, ये एकल रूप से भी किए जा सकते हैं और कुछ व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा भी खरीदे जा सकते हैं, या फिर कोई कंपनी भी इसे खरीद सकती है। और कुछ इस प्रकार से आपके इलेक्टोरल बॉन्ड दिखते हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपके 1000 रुपये का ये बॉन्ड है और अभी केवल एसबीआई की कुछ शाखाओं द्वारा ही ये दिए जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, केवल कुछ नोटिफाइड बैंक इसे इशू की कर पाएंगे, कुछ फिक्स डिनोमिनेशन में होंगे और आपके आसानी से
क्या कर सकते हैं, कोई भी धारक इसके अंदर अननोन आदमी भी आपको ये बॉन्ड खरीद कर दे सकता है। तो इसीलिए आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं, माना कि इसके अंदर आपके कितना पैसा पार्टी के पास आया, क्योंकि एसबीआई इशू करेगा तो वो पता लग सकता है आपकी, परंतु यहाँ पर भी अगर आपके कालाबाजारी की जा सकती है, क्योंकि किसके द्वारा ये दिया जा रहा है वो आपके कहीं पर भी अंकित नहीं होता, तो आपके आसानी से नुकसान क्या है यहाँ पर आपके, कि एक तो प्रॉफिट पर कोई प्लैग नहीं है, आपके आसानी से छोटे छोटे मात्राओं में ही सही आपके चुनावी बॉन्ड नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पार्टियों को दान देने के लिए एसबीआई द्वारा यह कुछ आपके बॉन्ड्स प्रोवाइड किए गए थे। तो यहाँ पर आपके क्या है, अनोनिमिटी, अज्ञानता के दूर करने के लिए बॉन्ड स्टार्ट किए गए, परंतु यहाँ पर भी लूप होल मिल गया और आपकी अज्ञानता बनी रही। चलो अब डिजिटल इंडिया 2.0 की बात कर लेते हैं। देखो डिजिटल इंडिया आपके मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर मेंस में आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, परंतु फिर भी हम एक नज़र डालेंगे खासकर डिजिटल इंडिया के वो 9 पिलर कौन से हैं। क्योंकि देखिए डिजिटल इंडिया सभी को पता है, उसका दूसरा आयाम हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर आपके भारत के सभी लोगों को डिजिटली कनेक्ट करने की बात की गई है। जैसे कि हमारे पास लगभग अभी 8 मिलियन हॉटस्पॉट होने चाहिए, सभी को इंटरनेट मिलना चाहिए, लगभग 80 लाख हॉटस्पॉट होने चाहिए, और हमारे पास मात्र कितने हैं, 31,500। तो इसे हमें बढ़ाना होगा, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ वाईफाई को बढ़ाना होगा, सभी तक सार्वजनिक रूप से हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाना होगा, तब कहीं जाके ये सारे कार्य कौन कर रहा है, दूरसंचार विभाग का जो वाईफाई संचालन है उसके माध्यम से सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन पर थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो 9 पिलर्स ऑफ आपके डिजिटल इंडिया क्या हैं, 9 पिलर्स हैं आपके, ब्रॉडबैंड हाईवे, भारत नेट परियोजना, सभी लोगों तक मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, और ई गवर्नेंस के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से रिफॉर्म लेकर आना। फिर हमारे यहाँ बात की जाती है ई क्रांति की, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिकली वस्तुओं के डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। और फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर ऑल की, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कार्य कैसे किए जाएंगे, और आपके आईटी जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, साथ साथ आपके अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम को भी 9 पिलर में रखा गया है। तो हम ज़्यादा डिटेल में इसकी बात नहीं करेंगे, बस केवल किस प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या क्या कार्य किए हैं। जैसे कि ब्रॉडबैंड हाईवे के अंदर हम क्या लेकर आए हैं, आपका भारत नेट परियोजना के माध्यम से सभी गांवों के पंचायतों को आपके ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवाया गया है। इसके अंदर आपके ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड दिए गए हैं, बल्कि आपके शहरी क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड की बात की गई है। इसी के लिए आपके नेशनल ऑप्टिकल फाइबर जैसे मिशन डाले गए हैं, भारत नेट परियोजना पर कार्य किया गया है, और पूरा नेशनल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को आपके बनाया गया है। दूसरा पिलर है हमारा यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी की, सभी लोगों को, इवन पहाड़ों पर सभी क्षेत्रों में आपके मोबाइल कनेक्टिविटी 100% होनी चाहिए, सभी जगह टावर आने चाहिए। तो इसके लिए आपके कुछ सैटेलाइट्स को भी छोड़ा गया है, ताकि हम क्या कर सकें, सभी जगह मोबाइल कनेक्टिविटी को और कवरेज को बढ़ा सकें। थर्ड जगह हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस की। इसके लिए डिफरेंट आपके सर्विस सेंटर्स खोले गए हैं, सीएससीज खोले गए हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपके मल्टी सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं, और आपके इंटरनेट एक्सेस के लिए आप सब नेशनल रूरल इंटरनेट मिशन तो चलाया ही गया है। तो ये आपके राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन की भी बात करता है। चौथे पिलर में आप देख सकते हो कि ई गवर्नेंस के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, आपके ई शासन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, गवर्नमेंट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मॉडल बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, और आपके शिकायत तंत्र को और मजबूत किया है, और विभिन्न प्रकार की ई मित्र के माध्यम से, और भी कई ई धरती के माध्यम से, और नए नए ऐप आपने देखे होंगे, उन डिफरेंट ऐप के माध्यम से आपके डिफरेंट आपके परियोजनाओं को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ई क्रांति आपकी एक ऐसी क्रांति है जो आपके डिजिटल इंडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सर्विसेज की क्रांति को दर्शाती है। जैसे आप सभी हमसे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ई एजुकेशन की बात की गई है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड आपने देखा ही होगा स्कूलों में,
ई हेल्थ केयर की बात हुई है, टेली मेडिसिन की बात हुई है, आपके सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, किसानों के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, वित्तीय समावेशन के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। इवन आपके डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स में जो आपके केसेस हैं उनका जो स्टेटस है उसे भी जस्टिस और सिक्योरिटी के तहत देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजिकली सारी चीज़ें फ्रेंडली हो गई हैं और ये एक ई क्रांति है। वैसे ही सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन मिले तो ऑनलाइन होस्टिंग की गई है। डिजी लॉकर का नाम आपने सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग की जा रही है। आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को सभी जगह तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही ऑनलाइन मैसेजिंग आपके सिटीजन्स तक पहुंच रही है। आप लार्जली यूटिलाइज कर सकते हो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, बड़े लेवल तक सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच रही है। और फिर 7वें पिलर में हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर हम बड़े लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट लैब्स खोलकर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रांग हो रहे हैं। वीसैट की बात की जा रही है, बिड टिकट्स के आइटम्स की बात की जा रही है, टैक्सेशन में कई कई इंसेंटिव्स की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत किए जा रहे हैं। 8वें पिलर में आपके इतने सारे जॉब्स क्रिएट किए गए हैं आईटी के माध्यम से। आप देख ही रहे हो कि प्रौद्योगिकी, परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी ने, आईसीटी इनेबल्ड सिस्टम ने पूरे जॉब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। वैसे ही आपके अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके वाईफाई लगा दिया है, सिक्योरिटी ईमेल बढ़ा दी गई है, आपके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि हम सारी परियोजनाओं को बेहतरीन तरीके से अर्ली हार्वेस्टिंग के माध्यम से प्रयोग में ला सकें। तो ये जो 9 काम हैं ये आपके पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में कि डिजिटल इंडिया का कौन कौन सा आयाम है, हम उसमें क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके इसके माध्यम से संपूर्ण रूप से आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आपके डिजिटल इंडिया की बात की गई है। और एक लास्ट टॉपिक की हम आपसे बात करेंगे कि जैसे कि यूपीएससी कई कई बार पूछ लेता है कि हमारे अब रुपए की अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आर्थिक मंदी के टाइम पे हम रुपए की स्थिरता को कैसे कायम करें, चालू खाते घाटे को रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय करें। तो उसमें के आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर बताइए कि कौन कौन से कथन आपके रुपए की कीमतों की स्थिरता लाने का कार्य करेंगे और चालू खाते घाटे को आप कैसे रोक सकते हो। तो उन ऑप्शंस में से तुम्हें सेलेक्ट करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके चालू खाते घाटे को रोका जा सकता है, रुपए को स्थिर किया जा सकता है गैर आवश्यक आयात की कमी के माध्यम से। हम क्या कर सकते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगे हुए जो प्रतिबंध हैं उनकी समीक्षा करें, क्योंकि आपके एफपीआई क्या है, हॉट मनी को लेकर आता है, आपके उष्ण मुद्रा को लेकर आता है, जिसके आने जाने से रुपए की कीमत अस्थिर हो जाती है। तो उसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। और हमें मसाला बॉन्ड जारी करने वाले बैंकों से हटाए जाने वाले प्रतिबंधों पर ध्यान देना चाहिए। विनिर्माण कंपनियों को $5 करोड़ तक की ईसीबी को एक्सेस करने की अनुमति देनी चाहिए। ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आपके बाह्य विदेशी उधारी को एक्सेस करने की अनुमति देनी चाहिए। और बाह्य वाणिज्यिक उधार के संदर्भ में आपके आधारभूत संरचना ऋण हेतु अनिवार्य हेजिंग शर्तों की समीक्षा भी करनी चाहिए। तो ये सारे कार्य भारत ने किए हैं और उनके उपायों को अपनाया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन इस बार यहाँ से बनेगा, तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से हम चालू खाते घाटे को रोक सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इससे आप रुपए की कीमत को स्थिर रख पाओगे और चालू खाते घाटे को भी रोक पाओगे। तो चलिए दोस्तों, तो ओके गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते वक्त SS लाइव रेफरल कोड को यूज़ कीजिए, SS लाइव रेफरल कोड को यूज़ कीजिए आप जब अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में भी आप जुड़े रहिए और खासकर प्रीलिम्स पर ध्यान रखिए। बहुत जल्दी एक शानदार MCQ सेशन आने वाला है आपका, जिसमें हम करंट अफेयर्स के ऐसे MCQ लेंगे जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो डेफ तैयार रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बहुत ही अच्छी मैराथन क्लास मिलेगी जिसमें हम MCQs पर आपसे बात करेंगे।